हेलो माय स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। आज की वीडियो में मैं सिर्फ फ्रेजेस को डिस्कस कर रही हूँ, क्लॉजेस को नहीं करूँगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली है। इसलिए चले नेक्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेजेस। क्विक रिव्यू हम फ्रेज का अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू करेक्ट राइटिंग a phrase is a group of related words generally giving neither a subject nor a predicate। मतलब कि कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि जिनके पास ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई प्रेडिकेट है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो फ्रेज होता है। इन अदर वर्ड्स अ फ्रेज इज नॉट अ सेंटेंस because it has no subject or verb but it is a related set of words। मतलब कि फ्रेज एक इसकी जो बहुत मतलब कि इसकी बहुत कॉमन सी डेफिनेशन अगर हम देखें तो फ्रेज ऐसे जुमले को बोला जाता है, ऐसी लाइन को बोला जाता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोला जाता है जिसकी कोई सेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इन दी गार्डन, इसकी कोई सेंस है? उसमें गार्डन में है कौन, क्या किस बारे में बात हो रही है, कोई सेंस नहीं है। तो ये क्या है, ये फ्रेज है, ठीक है। इसकी करेक्ट डेफिनेशन ये है। उसके बाद जेरेंट फ्रेज इज, और अगर हम इसकी जेरेंट फ्रेज जो है इसकी टाइप है, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में जाएं तो सबसे पहले हमारे पास आती है जेरेंट फ्रेज। जेरेंट फ्रेज के अगर हम डेफिनेशन देखें, हैज अ जेरेंट प्लस एनी कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर इट एक्ट्स एज अ नाउन। मतलब नाउन के तौर पर ये काम करता है। इसके पास जेरेंट जो होता है प्लस एनी कॉम्प्लीमेंट, इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कोई मॉडिफायर भी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जैसे मतलब ब्यूटी वगैरह, ऐसे कुछ भी हो सकता है। और ये मतलब ये फ्रेज में हो सकता है। जेरेंट फ्रेज में कॉम्प्लीमेंट या मॉडिफायर होगा, और अगर ये नाउन की तरह एक्ट करे तो ये क्या है, ये जेरेंट फ्रेज है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा। अगर हम एग्जाम्पल्स में जाएं तो बाय स्विमिंग डेली शी होप टू इम्प्रूव हर बैक स्ट्रोक। स्विमिंग डेली इज द जेरेंट फ्रेज। इसमें जेरेंट फ्रेज जो है ये बाय स्विमिंग डेली क्या है, ये है जेरेंट फ्रेज। मतलब कि यहाँ पर स्विमिंग जो है वो उसकी क्वालिटी बता रहा है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो स्विमिंग कॉम्प्लीमेंट है डेली, और डेली मतलब रोज ही। सुई ये नाम है, ठीक है। होप टू इम्प्रूव हर बैक स्ट्रोक, ठीक है। यहाँ पे स्विमिंग क्या है, ये है जेरेंट फ्रेज। मतलब कि इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन नहीं पता तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि जेरेंट फ्रेज क्या होता है, और अगर आपको मॉडिफायर के बारे में भी नहीं पता तो आप जेरेंट फ्रेज को कैसे समझेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टिसिपल फ्रेज। सेकंड जो टाइप है फ्रेज की वो है पार्टिसिपल फ्रेज। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसके पास कोई कॉम्प्लीमेंट होता है, कोई मॉडिफायर होता है, लेकिन ये एक्ट एज अ नाउन नहीं करता है, ये एक्ट एज एडजेक्टिव करता है। ये जो स्विमिंग है ये तो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है ना, लेकिन जो पार्टिसिपल फ्रेज होगा वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। इसके पास भी वही सेम क्वालिटीज होंगी मगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। मतलब कि अगर हम एग्जांपल देखें तो डिसअपॉइंटेड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड रोगर रिफ्यूज टू स्पीक टू हिम। मतलब डिसअपॉइंटेड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड इज द पार्टिसिपल फ्रेज। मतलब बाय हिज बेस्ट फ्रेंड मतलब मतलब किस लिहाज से वो हुआ ना डिसअपॉइंट। मतलब इसमें इसका ना तो कोई सब्जेक्ट है, ना तो इसमें कोई वर्ब तो चले है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट तो नहीं है ना। तो ये क्या है, ये है पार्टिसिपल फ्रेज, और ये किसकी तरह काम करे, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें पंक्चुएशन नॉट इंट्रोडक्टरी वंस आर सेट ऑफ बाय कोमास। मतलब कि अगर हम नॉन एसेंशियल वंस आर सेट ऑफ बाय कॉमर्स, मतलब अगर हम ये कॉमर्स लगा दें
तो तब भी कोई वो नहीं है, और अगर हम ना लगाएं तब भी कोई मतलब कोई खास जरूरत नहीं है कॉमा की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज जो है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसके पास कॉम्प्लीमेंट भी होता है, मॉडिफायर भी होता है, लेकिन ये एक्ट एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों की तरह ये एक्ट कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम नाउन की तरह भी एक्ट करेगा, एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करेगा, एडवर्ब की तरह भी एक्ट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, शी हैज अ प्लेन टू कैच एट 8 o'clock। टू कैच एट 8 o'clock, इसकी कोई सेंस तो नहीं है ना, इसकी जिसकी कोई सेंस नहीं होती वो फ्रेज होता है, इज एन इन्फिनेटिव फ्रेज। अब ये इन्फिनेटिव फ्रेज कैसे है, क्योंकि इसमें नाउन को अगर हम देखें, कैच नाउन वाली साइड पे आ रहा है, एडजेक्टिव में देखें तो नहीं, पता नहीं इसमें क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है क्या है। रुको, टू कैच एट 8 o'clock ये क्या है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। बस आपने एग्जांपल्स देखने हैं, आपने वैसे ही पेपर में लिखना है, लेकिन आपको मेन चीज जो है वो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है। अब आपको नाउन नहीं पता होगा तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, आपको एग्जाम्पल की नहीं समझ आएगी। अगर आपको एडजेक्टिव का नहीं पता, आप वो भी नहीं कर सकते। तो आप इन सारों की वीडियोस पहले देखें, फिर आप यहाँ पे आए, आपको खुद ही समझ में लग जाएगा, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम फ्रेज की टाइप में देखें तो हमारे पास आता है एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये एक नाउन होता है, और आप पार्टिसिपल टुगेदर, ये कोई नाउन या पार्टिसिपल एक साथ हो सकते हैं, और इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता, और ये किसी चीज को मॉडिफाई नहीं करता, और इज एन इंडिपेंडेंट फ्रेज, और ये इंडिपेंडेंट फ्रेज की तरह भी काम कर सकता है। तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट फ्रेज, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें, द बस हैविंग स्टॉप्ड, द टूरिस्ट फिल्ड आउट, तो द बस हैविंग स्टॉप्ड इज द एब्सोल्यूट फ्रेज, मतलब द bus having stopped is a absolute phrase। और अगर हम the theater being nearby I decided to walk, यहाँ पर the theater being nearby क्या है, ये है absolute phrase, ठीक है। पंचुएशन में अगर हम देखें, an absolute phrase is always separate from the rest of the sentence by a comma, मतलब इसमें हमेशा आपको कोमा लगाना होगा, ठीक है। और ये एज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज फ्रेज भी काम कर सकता है। अगर हम आगे देखें तो इसी टाइप्स में आता है प्रपोजिशनल फ्रेज। रुकें, पहले हम एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जेरेंट फ्रेज था, जो कि कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर उसके अंदर था, और वो नाउन की तरह काम करता था। पार्टिसिपल फ्रेज जो था, इसके पास कॉम्प्लीमेंट भी था, मॉडिफायर भी था, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था। और इन्फिनेटिव फ्रेज जो है, इसके पास भी कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर था, लेकिन ये जो था, ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन सब की तरह काम कर रहा था। और उसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रेज आया था, जो कि इंडिपेंडेंट फ्रेज की तरह काम कर सकता था, उसमें नाउन और पार्टिसिपल दोनों हो सकते हैं, और इसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता, और ये किसी को मॉडिफाई नहीं करता। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो preposition followed by a noun और a pronoun, मतलब preposition कौन सी होती हैं, to और to, by, on, to, मतलब into, ये सारे किस में आते हैं, prepositions में आते हैं, ठीक है। कोई preposition जिसके साथ कोई noun या pronoun हो, या तो कोई modifier हो, तो वो एक्ट करे एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो वो क्या है, prepositional phrase। एग्जाम्पल जब तक हम नहीं देखेंगे हमें समझ नहीं आएगी। सबसे पहले इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, द प्लेन ऑफ द हाउस इज वेरी सिंपल, मतलब जो किसी घर का द प्लेन ऑफ द हाउस इज वेरी सिंपल। ऑफ द हाउस क्या है, ऑफ द हाउस, ऑफ के एडजेक्ट preposition, और हाउस ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, गेस नहीं, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इज वेरी सिंपल, तो ऑफ द हाउस इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे अपोजिटिव फ्रेज। अपोजिटिव फ्रेज जो होता है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, इट इज अ टाइप ऑफ जेरेंट, infinitive or prepositional phrase that explain, identifies or renames a noun। ये एक किसी जेरेंट की टाइप हो सकती है, किसी इन्फिनेटिव और prepositional phrase की तरह
हो सकता है जो कि एक्सप्लेन और रीनेम आना हो, जो किसी नाउन को या फिर किसी फ्रेज को एक्सप्लेन करे या आइडेंटिफाई करे या रीनेम्स करे, तो वो क्या है, वो है अपोजिशनल फ्रेज, सॉरी एपोजिटिव फ्रेज। ठीक है, अगर इसका हम पंक्चुएशन नोट देखें तो इट इज इनक्लोज्ड बाय कॉमास अनलेस इट इज एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, नाउ दैट वी हैव रिव्यू फ्रेजेस वी मूव ऑन टू क्लॉजेस। तो चले यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, लेकिन रुकें पहले हम एक रिव्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में अगर हम देखें तो हमारे पास जेरेंट थी, फिर उसके बाद पार्टिसिपल फ्रेज था, फिर इन्फिनेटिव था, फिर एब्सोल्यूट फ्रेज था, फिर प्रपोजिशनल फ्रेज था और फिर एपोजिटिव फ्रेज था। मतलब कि इसके टोटल 6 टाइप्स थी और होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं से नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको आंसर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है क्लॉजेस पे बेस।